हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम लेसन नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। वैसे तो बच्चों आपने इस लेसन के बारे में 10th क्लास में भी किया होगा, लोअर क्लासेस में भी किया होगा, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते रहते हो तो वही टॉपिक आपका और ज़्यादा डेप्थ में आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको पुरानी क्लास का रिकलेक्ट करा दूं। आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑक्सीजन की हेल्प से वो अपने फूड का ब्रेक डाउन करके उससे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। और इन सबको ब्रेक डाउन करने के पीछे उसका जो मेन मोटिव रहता है वो है एनर्जी डिराइव करना, जिससे कि वो अपनी जो डेली की एक्टिविटीज है उनको अच्छे से कर सके। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी में बनती है, और अगर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए उसको भी इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान रिलीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो सेल्स हैं उन्हें भी हमें ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई करनी पड़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेती है और CO2 को निकालती है, मतलब दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग, या जिसे हम रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। ऑल्दो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग में आप सिर्फ ये कह सकते हो ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, लेकिन जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हो तो आप ये कह सकते हो कि जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो और उस ली हुई ऑक्सीजन से फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अगर आप अपनी चेस्ट पे, मतलब अपनी छाती पे हाथ लगाकर देखो तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी जो चेस्ट है वो अप डाउन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप ब्रीदिंग यानी कि सांस ले रहे हो। नॉर्मली भी अगर कोई पर्सन है, अगर हमें उसे ये चेक करना है कि वो जिंदा है या डेड हो गया है, तो हम उसकी छाती पे कान रख के जो है उसको करते हैं, या डॉक्टर जो है वो भी स्टेथोस्कोप उसकी चेस्ट पे रखता है। तो इट मीन्स ब्रीदिंग से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर अ पर्सन इज लिविंग और नॉट। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ में ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं। तो आपको पता होगा कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, मतलब वो किस तरह के माहौल में रह रहा है, क्या उसका घर है, और साथ ही साथ उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे स्पॉन्जीज है, सीलेंट्रेट्स है, फ्लैटवर्म्स है, तो उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है नहीं होती, तो इसलिए उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो आप ये कह सकते हो कि जहां पे कोई गैस की मात्रा ज्यादा है वहां से जहां पे उसकी कंसेंट्रेशन कम है वो वहां पे मूव कर जाती है। इसी तरीके से अगर आप बात करो अर्थवर्म्स की, तो अर्थवर्म्स जो है उनकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा जो है स्लाइमी सी होती है, गीली गीली रहती है, उनकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, तो उसी मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू वो सांस लेते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच है, ग्रास होपर है, उनके अंदर ट्यूब्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क होता है जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं। उसकी हेल्प से वो अपनी पूरी बॉडी में एयर को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं उन एनिमल्स की जो पानी में रहते हैं, जैसे फिशेज हैं या आर्थ्रोपोड्स है या मोलस्क है, तो उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें उन एनिमल्स की जो टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर रहते हैं, जैसे हम लोग हैं या गायें, भैंसे या दूसरे जानवर हैं, तो हमारी बॉडी में लंग्स पाए जाते हैं, वेस्कुलराइज बैग्स भी आप जिसको कह सकते हो, उनकी हेल्प से रेस्पिरेशन होती है। तो जब रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है तो दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और जब रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है तो दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसी तरीके से जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में बच्चों अगर आपको याद होगा हमने 6 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी। तो उसमें जो फिशेज होती हैं, फिशेज क्योंकि पानी में रहती हैं तो वो रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स को यूज करती हैं। और जो एम्फीबियंस है जिसमें फ्रॉग आते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं, क्योंकि ये सारे ज्यादातर जमीन पे रहते हैं तो इसलिए ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। बट इनमें जो एम्फीबियंस है क्योंकि वो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं तो वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, मतलब उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो सकती है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो सकती है। तो ऑल्दो ये टॉपिक ओवरऑल इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कई बार 1 मार्क में आपको नीट एग्जाम में
या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इसके अलावा बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है तो दैट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अगर लंग्स के थ्रू होती है तो दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और अगर स्किन के थ्रू हो रही है तो दैट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके बाद हमारा जो आज मेन फोकस रहेगा दैट इज ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज बच्चों जो हम यूनिट आपका कर रहे हैं दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मतलब हमें जो मेन फोकस करना है वो ह्यूमन के सिस्टम्स पे करना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ही हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ऑल्दो इसके बारे में भी आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। आपको पता है कि हमारी नोज में दो नोस्ट्रिल्स यानी कि दो छेद होते हैं जो लिप्स के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू आप सांस लेते हो। जैसे ये नोज है, यहाँ पे दो छेद होते हैं, इसके थ्रू जो ऑक्सीजन या एयर है वो आपकी नाक में जाती है, और इस हिस्से को हम बोलते हैं नेजल पैसेज, जो इस नाक के आसपास का एरिया होता है। तो यहाँ से सांस लेने के बाद जो है फेरिंग्स ओपन होता है। फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों के लिए कॉमन है, मतलब जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हो आप इसको तब भी दिखाते हो, और जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाते हो आप इसको तब भी दिखाते हो। यानी कि ये कॉमन पाइप है जिससे फूड भी जाता है और हवा भी जाती है। और फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसको हम नॉर्मली एडम्स एप्पल भी बोल देते हैं, वोकल कॉर्ड भी बन देते हैं, क्योंकि उसी के अंदर आवाज प्रोड्यूस होती है, और वहां से होता हुआ ये जाता है ट्रैकिया में। लैरिंग्स जो है एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, तो इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अगेन 1 मार्क के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समय हम किसी चीज को स्वेलो करते हैं मतलब निगलते हैं, तो हमारी जो ग्लोटिस है, मतलब जो एक छेद है जिसके थ्रू खाना नीचे पास ऑन होगा, उस ग्लोटिस के ऊपर एक स्किन जैसी कवरिंग आके उसको ढक देती है, विच इज नोन एज एपिग्लोटिस। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फेरिंग्स जो है कॉमन है, अगर मान लो एक साथ हवा भी आएगी खाना भी आएगा तो हो सकता है वो अटक जाए। तो ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप, एक ढक्कन सा आके लग जाता है, विच इज नोन एज एपिग्लोटिस। वो क्या करता है, वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो आपका फूड है वो लैरिंग्स में ना जाए, क्योंकि जब आप सांस लोगे तो आपका लैरिंग्स भी ओपन है, और खाना खाते हुए भी आप सांस ले रहे हो, तो वो खाना आपके लैरिंग्स में ना जाए। तो इस वजह से उसके ऊपर एपिग्लोटिस की कवरिंग आ जाती है। अगर बाई चांस फिर भी चला जाए तो आपने देखा होगा कई बार खाना खाते खाते में खांसी आ जाती है। उसके बाद जो है एयर मूव करती है ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक लंबी सी ट्यूब होती है जो हमारी मिड थोरेसिक कैविटी से होती हुई जाती है, और 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। इतना ज्यादा आप चाहे ना भी डिटेल में याद रखो, क्योंकि जब हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला लेसन करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस ये याद रखो कि जो ये ट्रैकिया है, जैसे ही ये नीचे जाएगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। मतलब ये जो इसकी 2 ब्रांचेस बनी हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। फिर हर एक ब्रोंकाई की आगे फिर से डिवीजन होगी, मतलब हर एक ब्रोंकाई में से आगे फिर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। इन सारी ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। पहले जो है सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर टर्शरी, मतलब प्राइमरी से जो सबसे पहले ब्रांच बनी दैट इज सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से जो फर्दर निकलेगी दैट इज टर्शरी। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, और ये जितने भी ब्रोंक्यूल्स हैं इन सब के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, मतलब इस तरीके के छल्ले जैसी कुछ आकृतियां होती हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये क्या करते हैं आपको पता होगा। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल दूं, अगर मान लो आपके पास एक पाइप है, नॉर्मल पाइप जिसमें हम पानी डालते हैं, अगर उस पाइप में से पानी ना जा रहा हो, मतलब वो पाइप खाली हो, तो आपने देखा होगा वो कहीं से भी दब जाती है, मतलब उसकी जो शेप है वो खराब हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा जो ये ट्रैकिया है, अगर इनकेस इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ये भी कहीं ना कहीं से दब जाएगी, तो उसकी वजह से जो है इंजरी वगैरह हो सकती है। तो इसके ऊपर ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिंग्स क्या करते हैं, ये इसको एक पर्टिकुलर शेप बना के रखते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी इसकी शेप खराब ना हो। तो हर एक ब्रोंक्यूल जो है उससे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अगर मैं आपको बेटा यहाँ पिक्चर में दिखाऊं तो यहाँ पर ये हमारा एपिग्लोटिस है जो सबसे ऊपर एक छोटा सा ढक्कन दिखाया हुआ है। देन दिस इज लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में जाकर डिवाइड हो गया। ये आपके लंग्स हैं। यहाँ पर एक लंग को हमने बाहर से दिखाया और एक लंग को हमने अंदर से पूरा खोल के दिखाया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इसकी ब्रांचेस बनी, दीज आर द प्राइमरी ब्रोंकाई, जो सबसे पहले बनी प्राइमरी से सेकेंडरी देन टर्शरी। तो यहाँ लास्ट में जो गोल गोल से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द एल्वियोलाई।
ये एल्वियोलर सैक। तो ये जो एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक है ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो सके। उसके बाद क्या होता है, जो लंग्स हैं, लंग्स के बाहर भी एक कवरिंग होती है विच इज नोन एज द प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लूरा है ये एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको बच्चों यहाँ पिक्चर में भी दिखेगा, 2 लेयर्स होती हैं और इन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, लंग्स के ऊपर किसी तरह का धक्का ना लगे, फ्रिक्शन ना लगे, घर्षण ना लगे, उसको कम करता है। जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो तो कांटेक्ट में होती है थोरेसिक लाइनिंग के, यानी कि हमारे जो गले की पूरी लाइनिंग चल रही है उसके साथ कांटेक्ट में होती है, और जो अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो हमारे लंग्स के साथ कांटेक्ट में होती है। तो यहाँ पर आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल यानी कि बाहर वाले छेद से लेकर जहाँ तक ब्रोंकियोल्स डिवाइड हुए वहां तक का जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि वहां से सिर्फ ऑक्सीजन जा रही थी और कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन जब आप बात करते हो एल्वियोलाई की और उसके डक्ट्स की, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं पर जाकर गैसेस का एक्सचेंज हुआ। अगर मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊं तो जब यहाँ पे जैसे आपकी नोज थी, नोज के थ्रू आपने सांस लिए, यहाँ से होते हुए यहाँ गई, ये ब्रांचेस बनी, यहाँ तक के पार्ट को बोलोगे कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काम किया हुआ, ऑक्सीजन अंदर आई। लेकिन जब वो एल्वियोलर सैक में गई तो वहां पर उनका गैसेस का एक्सचेंज हुआ, तो उस पार्ट को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है जो हमारे आसपास एयर है उस एयर को एल्वियोलाई तक पहुंचाना, उसमें से अगर किसी भी तरह की कोई गंदगी है जैसे धूल मिट्टी है वो उसको क्लियर कर देता है, साफ कर देता है, उसको ह्यूमिडिफाई थोड़ा सा गीला कर देता है, और साथ ही साथ उस एयर को बॉडी टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा गर्म कर देता है। और जब वो एयर पास ऑन होकर एल्वियोलाई तक आ जाती है तो एल्वियोलाई में फाइनली एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 अपनी अपनी जगह बदलते हैं, ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर रह जाती है और CO2 बाहर चली जाती है। तो लंग्स जो है वो हमारे थोरेसिक चैम्बर यानी कि गले के ही पूरे हिस्से में पाए जाते हैं। ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये हमारा पूरा का पूरा थोरेसिक चैम्बर है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप इसको देखो डोर्सली मतलब पीछे की तरफ से, कमर की तरफ से देखो तो पीछे जो है आपको पता होगा वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी होती है जो इसको सराउंड करती है। और इसी तरीके से अगर आप इसको वेंट्रली देखो, वेंट्रली मतलब फ्रंट से देखो तो स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है, जो हमारी छाती में बिल्कुल सेंटर में बड़ी सी हड्डी होती है, दैट इज नोन एज स्टर्नम, तो वो इसको ढक के रखती है। लेटरली साइडों में रिब्स होते हैं जो आपने देखा भी होगा जब आप स्केलेटन सिस्टम बनाते हो, आप इस तरीके से उसमें हड्डियां दिखाते हो। सो दीज आर द रिब्स। तो लेटरली रिब्स के अंदर सराउंडेड है, सामने से स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन होती है और पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम होता है। और पूरा का पूरा थोरेक्स के अंदर लंग्स इस तरीके से छुपे होते हैं कि अगर थोरेसिक कैविटी में किसी भी तरह का कोई बदलाव आता है तो वही बदलाव आपको लंग्स के अंदर भी दिखेगा और उसी से हम सांस ले पाते हैं। तो अब आती है कि रेस्पिरेशन की मेनली स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि सबसे पहले हम अपने नाक के छेद के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर लेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालेंगे। एल्वियोलर मेम्ब्रेन में जाकर गैसेस की डिफ्यूजन हो जाएगी, मतलब जिस गैस की कंसेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वो वहाँ से कम कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। फिर उसके बाद जो गैसेस हैं वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर जाएंगी। फिर उसके बाद ब्लड और टिश्यूज के अंदर भी ऑक्सीजन और CO2 के बीच में डिफ्यूजन होगा। अब जो ऑक्सीजन है उसे तो सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे अपने रिएक्शंस के लिए, और जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगी और उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक्चुअल में सेल्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है ये हम यूनिट नंबर आप कह सकते हो 4th में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम आपको सिर्फ यही स्टेप्स याद रखने हैं। बाकी बच्चों मैकेनिज्म क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।